इस वीडियो में हम उप्स को कवर करेंगे और हम सारे प्रोग्राम्स को टर्बो C++ कंपाइलर के अकॉर्डिंग समझेंगे, ताकि देखो उप्स का प्रोग्राम मतलब जब हम बनाएंगे वहाँ पे प्रैक्टिकल टाइम पे तो टर्बो पे ही बनाना है, तो इट्स टू गुड कि टर्बो में समझे। तो फिर स्टार्ट करेंगे C++ के प्रोग्राम से। तो फर्स्ट वाला ये है, इस तरीके से हमें स्टार स्ट्रिक, ये जो स्टार से बने हुए हैं स्ट्रिक बोलते हैं ना, तो इनको प्रिंट करना है इस तरीके से। दैट पहला ये है, और हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा भसड़ नहीं मचाएंगे, सब सीधा सीधा सब। तो देखो एक चीज़ तो मैं बता दूँ, सब C++ के प्रोग्राम में ये चीज़ बहुत मोस्ट कॉमन है। देखो पता होगी सबको ज़्यादातर, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बस कि क्या क्या है, कि मतलब एक तो हमारी है हेडर फाइल iostream.h, और एक हमारा टर्बो C++ है तो conio.h मस्ट है, iostream.h क्योंकि उसकी हेडर फाइल है इसलिए। देन void main, उसके बाद हमें जो फंक्शंस में हम मतलब मेन में लिखने वाले दैट वो, और क्लियर स्क्रीन और गेट ch। क्लियर स्क्रीन दैट उससे पहले हम ऑब्जेक्ट वगैरह जो वेरिएबल्स होंगे वो सब डिक्लेयर करेंगे, और गेट ch सबसे एंड में, देन उसके बाद इसे बंद कर देंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब में लगने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले प्रोग्राम से। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगी है इसके अंदर, बहुत छोटा सा 2-3 लाइन के कोड का प्रोग्राम है। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, देन हमने इंट रॉ बराबर 5 ले लिया एक वेरिएबल, ताकि हम अपनी रॉ को मतलब देखो यार, यहाँ पे क्या था, यहाँ 5 स्टार प्रिंट हो रहा है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप समझो कि दैट इज अवर रॉ, दैट इज अवर रॉ एंड दैट इज अवर कॉलम। देन इसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट करने वाले हैं। तो 1 से लेके रॉ तक हमारे प्रिंट हो जाएगी। और एक जे चलाया हमने, देखो यहाँ पे इंट आई हमने ले लिया है। C++ में ऐसे इंट आई लिख सकते हैं, बट एक मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप void main में ऐसे इंट आई डिक्लेयर करेंगे एक लूप में, ओके, तो वो इंट आई का स्कोप पूरे void main में रहेगा। ये कोई VS कोड या फिर ऑनलाइन कंपाइलर नहीं है, उसके अंदर हमें दोबारा दोबारा फॉर लूप अगर हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी, आगे लगाएंगे तो वहाँ भी, सब जगह पे इंट आई लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इंट आई एक बार डिक्लेयर कर दिया, देन अगली बार आप आई ही लिखेंगे, सिर्फ एक मेन फंक्शन के लिए। और बाकी अगर आप बाकी की इधर कोई फंक्शंस बनाते हैं, देन उनके अंदर कुछ काम कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद अंदर नेस्टेड लूप लगाया, क्योंकि हमें ये दो बार चलाने, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ये चल रहा है और एक ये चल रहा है, तो इसका मतलब हम नेस्टेड लूप लगाएंगे तो हमारा इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा प्रोग्राम है। पहला ये रॉ तक पूरे 5 तक चलेगा, और उसके बाद हमने जे प्रिंट किया है जो कि आई तक चलेगा। इसका मतलब जब ये 1 होगा तो यह 1 स्टार प्रिंट कर देगा, उसके बाद दोबारा चलेगा, उसके बाद अब हमारा आई 2 हो गया, ओके, और ये 5 तक चलने वाला है, तो ये 2 स्टार प्रिंट कर देगा क्योंकि ये 2 तक है हमारा। उसके बाद ये 3 स्टार प्रिंट कर देगा क्योंकि अब हमारा आई जो है 3 है। उसके बाद जब हमारा आई 4 हो जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 स्टार प्रिंट कर देगा। देन हमारा आई अब 5 है, देन ये 5 स्टार को प्रिंट कर देगा। मैं स्टार बोल रही हूँ, बट ये एक्चुअल एस्ट्रिक एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, तो आप एस्ट्रिक बोलिए। स्टार बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है मैंने। तो आगे फिर हम इसको सी आउट एंडेल लाइन ब्रेक के लिए हमने एंडेल का यूज किया है, और देन गेट स्केच बंद कर दिया उसे, एंड देन जब आप इसे रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो अब फटाफट से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज इन C++। तो बहुत ही बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम है, 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है और उनका एवरेज जो है प्रिंट करके हमें दिखाना है। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। उसने हमसे 2 का सम पूछा है और उसका एवरेज देन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सिंपली बस सीधा सीधा कर दिया है। देखो ना तो उसने हमसे ये बोला कि इनपुट करो नंबरों को तभी करो, तो मर्जी हमारी, हमने डायरेक्ट यहाँ पे a बराबर 10 लिखा, b बराबर 10 लिखा, एक एवरेज नाम का एक वेरिएबल लिया, एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 नंबर को प्लस कराया, ब्रैकेट में करना, और ब्रैकेट जरूर लगा के आना, नहीं तो गलत आ सकता है। अब थोड़ा ध्यान देना ब्रैकेट्स वगैरह पर। और फिर स्लैश लगाया, मतलब डिवाइड किया है 2 से, 2 नंबरों का एवरेज था इसलिए 2, और सी आउट कर दिया एवरेज, दैट्स इट, इतना ही है बस। आगे ये हमसे पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट स्ट्रक्चर इन C++। तो स्ट्रक्चर को हमें डिफाइन करना है C++ में, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं कि क्या करना है इसके अंदर।
कुछ नहीं करना, बस आप एक स्ट्रक्ट नाम का देखो कीवर्ड होता है, आई थिंक इतना रिमेम्बर होगा, 2 सेमेस्टर इतना हमने पढ़ा था, नहीं भी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ही है। देखने में लग रहा है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट, बहुत ईजी है, सिंपल सा है, एक बार पढ़ के देखो। मतलब एक स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे, उसके अंदर हमने कैर ले लिया, नेम मत लीजिए आप, छोड़ दीजिए। एक हमसे पूछा है कि इसे स्ट्रक्चर बता दो, तो स्ट्रक्चर में आप ये कैर वाला छोड़ दीजिए, फ्लोट वाला छोड़ दीजिए, इंट रोल नंबर वाले लिख देना, दैट्स इट, बहुत है उतना ही। उसके बाद वॉइड मेन लगाया, जैसे हम एज इट इज लगाते हैं, और इसको पूरे में हमने ये जो इतना सब कुछ लिखा है ना, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी लिखने की, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। यहाँ पे बस आप स्टूडेंट इतना, मतलब स्टूडेंट हमने लिया है स्ट्रक्चर, उसका एक वो ऑब्जेक्ट हमने जो वेरिएबल है डिफाइन कर दिया है, जिससे हम इसको एक्सेस करने वाले, और स्ट्रक्चर को डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट नेम, देखो खाली रोल नंबर वाला भी लिख के आओगे तो भी चल जाएगा स्ट्रक्चर में, कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा सब कुछ लिखने की, छोटा सा लिख दो, दैट्स इट, बहुत है। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, दैट आप इस तरीके से करना, सी आउट एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर, स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर, एंड देन उसके बाद सी आउट रोल नंबर स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर, इस तरीके से आप इनको प्रिंट करके दिखाना है, दैट्स इट, हो गया काम। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट रेफरेंस वेरिएबल, तो चलो फटाफट से इसे भी देख लेते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल वो होता है जो किसी चीज की कॉपी रखता है अपने पास, मतलब एक तरह से। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, इंट num वन बराबर 10, देखो इसमें कोई इशू नहीं, एक वेरिएबल हमने बना दिया है। सेकंड वाली लाइन में क्या किया है, इंट रेफ मतलब एक रेफ नाम का वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और नम लगाया मैंने, इसे एम्परसेंड भी बोलते हैं वैसे। तो ये जो है ये रेफरेंस हो गया, अब ये जो नम है वो रेफरेंस हो गया इसका रेफ, तो इसके अंदर अब एड्रेस आ गया है। अब हम कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो डायरेक्ट इसमें भी हो जाएगी। तो एक बार इसका प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने दो दो का एग्जांपल लिया है, आप एक एक का ले लो तो आपकी मर्जी है। इंट नम बराबर 10, जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू को है प्रिंट करके दिखा दिया, जो कि 10 आई हमारी। देन यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल का यूज किया है num1, और रेफरेंस वेरिएबल यहाँ लगेगा, वो शायद मैंने गलती से वहाँ लगा दिया, इट्स माय फॉल्ट। तो उसके बाद यहाँ पे हम लग देंगे मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ num बराबर 50, जब हमने रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई किया यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे num प्रिंट कर रहे हैं तो हमारी ऊपर वाली num की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, दैट इज द पावर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि हम हमारे मतलब इसके अंदर जो है इसी का एड्रेस था, दैट इसलिए हमने इसको चेंज किया, तो num1 हमारा ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से कि इसमें क्या क्या है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का फंडा बहुत छोटा सा है, देखो दैट ये आपको दिख रहे हैं ना, ये दो दो कॉलन, दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एक कॉलन एक और कॉलन, दैट दोनों मिलके बन जाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब सपोज दैट यहाँ पे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, इंट इक्वल टू 10। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है, जो एंटरप्राइज के बाद हम लेते हैं और फंक्शंस वाली लाइंस जो होती हैं वहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड इंट इक्वल टू 10 मैंने यहाँ ले लिया। एक हमने अंदर ले लिया है, वो लोकल वेरिएबल है हमारा a बराबर 20, जो कि सिर्फ इसी में चलेगा, और लोकल जो ग्लोबल है वो पूरे में चलेगा। अब यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो, मतलब मैंने यहाँ a लिया है और यहाँ पे भी मैंने a लिया है 20 और 10, पर जब मैं यहाँ पे सी आउट a करती हूँ तो मुझे 20 मिलता है, मुझे चाहिए 10, मुझे चाहिए ग्लोबल वाला वेरिएबल। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, दैट हमारा ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। तो इसी का इतना सा प्रोग्राम है और इतना ही होता है इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारा राइट अ प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में हमें बताना है भाई, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जितना पूछा है हम बस उतना करेंगे, ज्यादा भसड़ नहीं बचाएंगे। तो इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल, देन conio.h टर्बो C++ पे लगानी पड़ती है क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए, और एक इसके अंदर ये रिटर्न जीरो कहाँ से आगे से हटाती हूँ, ये नहीं आता क्योंकि टर्बो C++ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया वॉइड मेन, देन कर्ली ब्रेसेस, और ये देखो क्लियर स्क्रीन गेट ch, ये फॉर्मेट तो सेम है, या फिर नई चीज क्या है ये यहाँ पे क्या लिया है मैंने, एक पॉइंटर ले लिया है ptr, अब कोई भी ले सकते हो आप, नाम आपकी मर्जी है।
उसके बाद मैंने ptr, ये जो न्यू होता है ना, ये न्यू ऑपरेटर इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप, जिस भी टाइप की आपको मेमोरी एलोकेट करानी है उसको, दैट उसका यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पे आप कैर लिख सकते थे, यहाँ पे आप फ्लोट लिख सकते थे, डबल लिख सकते थे, स्ट्रक्ट लिख सकते थे, अब कुछ भी लिख सकते हो यार, मतलब किसी भी टाइप की आप मेमोरी एलोकेट आराम से करा सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है एक नंबर, क्योंकि इंटीजर टाइप की मैंने मेमोरी एलोकेट कराई थी, तो इंटीजर टाइप का ही मैंने यहाँ पे एक नंबर से दे दिया है। अगर यहाँ पे कैरेक्टर मैं लिख देती यहाँ पे, और तो फिर मैं इसको दे सकती थी कोई भी ABCD कुछ इस तरीके से, तो आप समझ रहे हो ना। तो सी आउट देन एस्ट्रिक PTR, फिर मैंने यहाँ पे 100 को प्रिंट करवा दिया है। और उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना डिलीट PTR, दैट्स इट, इतने में प्रोग्राम खत्म। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ setw, setfill और एंडेल मैनिपुलेटर्स का हमें बताना है, इलिस्ट्रेट करना है। तो इसको भी देखते हैं फटाफट से। ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है, देखो बहुत सिंपल है, मैंने एग्जांपल भी मतलब लिया है, आप देख सकते हो। एक बस एक हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है, क्योंकि जो हमारा सेट डब्ल्यू सेट फिल ये सब चीजें मतलब वो चलती नहीं है, वो आयोमेन manip.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद दैट चलेगा। अगर ये प्रोग्राम आए तो ये हेडर फाइल जरूर इंक्लूड करना, जब भी मतलब आप जब प्रोग्राम को कोड कर रहे हो वहाँ पे, नहीं तो आपका प्रोग्राम एरर मारेगा, आपको मिलेगी भी नहीं एरर, बिकॉज ये हेडर फाइल, आपका प्रोग्राम ठीक होगा, आपने हेडर फाइल नहीं लगाई होगी तो बेकार हो जाएगा। तो इस हेडर फाइल का खास ध्यान रखना। और वॉइड मेन लगाया दैट, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर तो सेम ही है। चीज़ क्या है यहाँ पे हमारी नई चीज़ें, एक तो हमने एक 42 ले लिया है नंबर, और एक फ्लोट ले लिया है। अब फ्लोट मतलब डेसिमल्स के लिए लेते हैं। उसके बाद सी आउट विदाउट सेट डब्ल्यू हमारा 42 इस तरीके से दिख रहा है। ओके, विदाउट सेट डब्ल्यू हमने डायरेक्ट नम प्रिंट करवा दिया। अगर हम विथ सेट डब्ल्यू कर रहे हैं, विथ सेट डब्ल्यू और सेट फिल कर रहे हैं, हमने 10 का सेट डब्ल्यू दिया, यानी कि हमने 10 की विथ दे दी है एस्ट्रिक वे, मतलब 10 तक खाली हो जाएगा, ये 10वें स्थान पे पहुंच जाएगा, ये इस तरीके से। और उसके अंदर हम सेट फिल, मतलब जो स्थान खाली हो रहा है उसको भरना किससे चाह रहे हैं, दैट उसके लिए यूज होता है ये सेट फिल। और उसके अंदर जिससे भी आपको एस्ट्रिक लगा लो, मतलब आप कोई भी करेक्टर साइन, कोई भी कीबोर्ड में लगा हुआ साइन आपको यहाँ पे फिल करवाना है, दैट आप वो यहाँ लगा सकते हो। देखो दोनों ये लाइन बिल्कुल सेम इसी के ऊपर यही चीज दर्शा रही है, और एंडल का यूज तो हो ही रहा है यहाँ पे सब जगह पे, दैट ये सब वही है। और यहाँ पे एक और दूसरा एग्जांपल है यहाँ विथ सेट 15 वाला, जिसके अंदर सेट फिल खाली रखा हमने, सेट फिल खाली रखा, देख रहे हो। और ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 तक आया, और फिर यहाँ से स्टार्ट होके सब भरा हुआ है। दैट इज सेट डब्ल्यू कंसेप्ट एंड सेट फिल कॉन्सेप्ट एंड एंडल कॉन्सेप्ट। तो मे बी सब क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट नंबर आ गया है हमारा इलिस्ट्रेट कॉल बाय रेफरेंस। तो फटाफट से देख लेते हैं इसको। रेफरेंस आ गया है तो देखते हैं कि क्या आता है इसके अंदर। तो रेफरेंस आया है तो इसका मतलब साफ सीधी सी बात है कि हम स्वैपिंग लगाने वाले हैं यहाँ पे, स्वैप ऑफ 2 नंबर। मे बी मुझे ये लॉजिक बताने की जरूरत नहीं होगी, आई थिंक रट ही गया होगा ये तो सबको। टैम्प बराबर ए बराबर बी बराबर टैम्प, दैट कोई भी बड़ी चीज नहीं है। बस यहाँ पे एक मेन चीज इंपॉर्टेंट इंक्लूड हुई कि यहाँ पे हमने रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिए हैं एम्परसेंट, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, दैट इसी को कॉल बाय रेफरेंस कह रहे हैं यहाँ पे। दैट्स इट। बाकी जो स्वैप वाली चीजें हम करते हैं ना, बिल्कुल सब सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनलाइन फंक्शन, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इन सबको देखते हैं फटाफट से क्या क्या है इसके अंदर। इनलाइन फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास लाइन ऑफ कोड बहुत कम होता है और हमें लगता है कि वो लाइन ऑफ कोड बार बार यूज होने वाला है, तो हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। इनलाइन लगाने के बाद वो फंक्शन एक मैक्रो की तरह यूज होता है, मतलब जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन पूरा रन नहीं होगा, वो डायरेक्ट हमें वैल्यू देगा, वो पूरा रन नहीं होगा। इसलिए इनलाइन फंक्शन यूज करते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। तो इनलाइन फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो बहुत छोटा सा ही है, कोई बड़ी इसमें केमिस्ट्री नहीं लगाई है। स्क्वायर का प्रोग्राम बनाया है हमने, और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है x इंटू एक्स, एंड देन उसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, क्लोज। इनलाइन फंक्शन में बस इतना ही था। आगे है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट साफ जाहिर सी बात है, यहाँ पे फंक्शन की बात हो गई है।
वॉइड डिस्प्ले मतलब हम इसके अंदर जो देते हैं पैरामीटर्स int num1 int num2 int num3, अगर हम वहीं पे डिक्लेरेशन कर दे, ओके वहीं पे डिक्लेरेशन कर दे ऊपर ही फंक्शन देते टाइम, तो दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अभी डिफॉल्ट क्यों कहे जा रहे हैं आप सुनिए ध्यान से आप। हमने यहाँ पे इस तरीके से दिया और इनको यहीं पे सी आउट कर दिया, ओके। इसका मतलब हम जब भी इन्हें कॉल करेंगे तो ये अपने साथ इन तीनों को भी प्रिंट कर देगा, साफ सीधी सी बात है। num1 में हमने कुछ नहीं दिया, हमें num1 की वेरिएबल को देना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, बट इनको हम दे ना दे ये हमारी मर्जी। और मैंने यहाँ तीनों के एग्जाम्पल लिखे, कॉल विद 1 आर्ग्यूमेंट, उसके बाद ये, और उसके बाद सी आउट, कॉल विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। हमने 10 और 50 दिए तो इसने 20 वाले को ओवरराइड कर दिया, 20 वाले को ओवरराइड कर दिया और 50 लिया। अगर आप यहाँ दोगे तो ठीक, और नहीं दोगे तो ये अपने वाले रख लेगा, दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ओके। तो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे सीधा। उसके बाद है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में वही, इसके अंदर एक छोटा सा बना दिया फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो सेम नाम के फंक्शन होते हैं, बट फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम नाम के फंक्शन बनाते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स उनके अंदर की चीजों की वजह से जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं ना, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एंड दैट हम एक ही नाम के फंक्शन को यूज कर पाते हैं अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पे इंट ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, रिटर्न a प्लस बी कर दिया, और यहाँ इंट ऐड यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स ले दिया और रिटर्न a प्लस बी प्लस सी कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन और इंट abc 3 वेरिएबल लूंगी और फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप वेरिएबल्स को कर दो, यहाँ पे ये सी आउट a b c है, कुछ मत करो, जरूरत नहीं है इतनी। उसके बाद यहाँ पे जब आप करोगे यहाँ पे एड a कॉमा b, दैट ये ए और बी की वैल्यू को लेगा। उसके बाद जब आप सम करोगे तो ए बी सी ये तीनों का सम हमें देगा निकाल कर, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको इतने करके आना है, 2 सेम नाम के फंक्शन बनाने हैं और उसके बाद उसके अंदर बस थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दिया, इसने यहाँ तीन हो गए, दैट आप एक ले लो, एक ही यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे 2 डाल दो, बस हमें कॉन्सेप्ट बताना है वहां पे जाके, दैट्स इट। कोई कंडीशन होती नहीं है इसके अंदर, तो बस जैसे इजी लगे वैसे करके आना, बस हो जाना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लास इन सी प्लस प्लस। हमें क्रिएट क्लास करनी सी प्लस प्लस में। तो देखो सब कुछ सिंपल सा करके आना, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। क्लास बनाना एक, चलो तो एक मैं दिखाती हूँ डायरेक्ट, मैं बोलती नहीं हूँ। क्लास का प्रोग्राम आए, बस 2-3 लाइन से कोड खत्म करना। देखो हेडर फाइल के तुरंत बाद क्लास बनानी है। क्लास बनाना, क्लास का कोई भी नाम रख लेना जो तुम्हारा मन करे, अपना नाम लेना, ABCD जो तुम्हारा मन करे, बट कैरेक्टर में लेना, इतनी मेहरबानी करना। ऐसे मत करना कि काउंटिंग में ले रहे हो 1 2 3, नहीं ऐसा नहीं है। क्लास है, इसकी भी कोई सिस्टम, इसकी भी कोई कायदे कानून है, तो जरा फॉलो करो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अंदर इंट ए वेरिएबल ले लिया है। अगर यहाँ पे हम कोई पब्लिक प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड नहीं डिक्लेयर करते हैं तो दैट बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट माना जाता है, तो एक इंट ए ले लिया है क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है हमारा डेटा मेंबर वाला। तो डेटा मेंबर ले लिया हमारे क्लास का। एक पब्लिक में मैंने एक मेंबर फंक्शन ले लिया जो कि हमारा वॉइड डिस्प्ले है, जो कि ये इस a बराबर 10 को इनिशियलाइज भी कर रहा है और सी आउट हमें दिखा भी रहा है, a को डिस्प्ले भी कर रहा है। देन क्लास को मतलब बिल्कुल ध्यान से बंद करके आना, खोल मत देना, एरर आ जाएगी तुरंत टर्बो सी प्लस प्लस में, है ना। ओके, तो वॉइड मेन, उसके बाद अंदर ए का ऑब्जेक्ट ओ बी बना दिया क्लियर स्क्रीन, और ओ बी डॉट डिस्प्ले, ओबी डॉट डिस्प्ले डॉट ऑपरेटर का यूज करके डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है। अगर ओबी डॉट ए लिख के आओगे तो एरर मारेगी, ओबी डॉट डिस्प्ले लिख के आ रहा है क्योंकि ए प्राइवेट है, गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। उसके बाद गेट सीएस, दैट सेट, उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा 10, एंड इतना बहुत है क्लास के लिए। आगे चलते हैं। आगे आगे है हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हमें करना है, तो उसको देख लेते हैं फटाफट से। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास बनानी है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मन करे, जैसे मैंने पहले भी बोला है। उसके बाद यहाँ प्राइवेट लिखो मत लिखो मर्जी है। स्टैटिक इंट अकाउंट, एक वेरिएबल ले लिया नाम बस, और पब्लिक और एक फंक्शन ले लिया है, आपकी मर्जी, आप फंक्शन भी किसी नाम का बना सकते हो। ये यहाँ पे जो लगा है कंस्ट्रक्टर लगा है, ध्यान से देख लीजिए, ओके। कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम पे, क्लास का नाम कुछ भी रखो वही यहाँ पे चिपका देना। देन काउंट प्लस प्लस, उसके बाद स्टैटिक इंट काउंट, और उसके बाद एक फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न करता है हमारे काउंट को, क्योंकि हम इसे कॉल करने वाले बार बार। उसके बाद क्लास को बंद कर दिया है हमने,
फंक्शन को बंद करने के बाद ध्यान से देख लो, ओके। इंट उसके बाद हमने सिंपल क्लास की काउंट, इस वेरिएबल को, ये जरूरी है भाई, इसको इनिशियलाइज यहाँ करना पड़ेगा, इसको करना है, इसको क्लास के बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से इनिशियलाइज करना पड़ता है स्टैटिक मेंबर, ये इसके रूल में आता है। तो ध्यान रखने वाली चीज है, एक छोटी छोटी सी, इसको ध्यान रखना, छोटे छोटे कोड से बस कुछ माइनर चीजें जो ध्यान रखनी है, दैट उनको जरा ध्यान रखना। और उसके बाद सिंपल क्लास, ये जो हमने क्लासेस उनके ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, यहाँ पे आप इसको अलग अलग ना लिख के ना इस तरीके से लिख सकते हो कि obj1, obj2, obj3, मर्जी आपकी है, अलग अलग लिख दिए हैं, कोई मेजर दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, देखो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है दैट काउंट में 1 बढ़ जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है दैट काउंट में 1 बढ़ जाता है, तो टोटल हो गए 3। 3 यहाँ पे हमारा आ चुका है, दैट आपको सेम ऐसे ही छाप के आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस देख लेना कोई मतलब जो मेन चीज है, कभी एरर मारे वहां पे, ओके। तो हमसे अब पूछा है इसने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देखो हम एरे पढ़ के आए हैं, हमें ऑब्जेक्ट का एरे बनाना है, तो अब ये कैसे बनने वाला है तो वो देखते हैं फटाफट से। ये प्रोग्राम हम क्लास में बना के आए थे जब हमने क्लास क्रिएट की थी, कुछ मत करना, बस यहाँ पे आके कुछ यहाँ पे इस तरीके से कर देना, हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इसी को लूप में चला देना, बस दैट्स इट, बात खत्म। इसको दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको प्रोग्राम में, जैसे इस पीडीएफ में बिल्कुल डिटेल में प्रोग्राम बनने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्लास बनाना, इजी सी बना देना, जैसे अभी मैंने दिखाया था स्केलेड्रो पे, तो इस तरीके से कुछ इजी सा बनाना, दैट यहाँ पे वो सब होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि लूप में कर देना, मेन बात जो लूप वाली आई थी ना वो समझेंगे, बस इस तरीके से आप लूप चला लोगे ना, इंट i इक्वल टू 0 और i जो भी आपने एरे में डाला होगा वो डालना। उसके बाद यहाँ पे जो हमने वो लिखा था ना, क्या नाम है, डिस्प्ले वाला फंक्शन ओबी डॉट डिस्प्ले, तो आप उसको बस यहाँ पे उसके अंदर आई लगाना, दैट्स इट, हो गया काम हमारा, ओबी और उसके बाद आई डॉट डिस्प्ले एड फंक्शन एंड दैट्स बंद करना और बात खत्म यहीं पे, इतना ही करके आना है। और जो जिसका मन करे कि हाँ उसे थोड़ा लिखना है वो उसकी मर्जी है, बाकी इजी वे यही, जितना पूछा है उतना करके आओ, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वन है हमारा पास ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, तो हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मतलब एज आर्गुमेंट की तरह, एक पैरामीटर की तरह पास करना है एक फंक्शन में। तो इसको देखते हैं फटाफट से कि इसमें क्या है ये। तो क्लासेस बनानी हमने सीख ली है, और यहाँ पे ये कैर नेम वगैरह जो भी आप समझ रहे होंगे क्या है, इनको प्राइवेट में रख देना उठा के प्लीज, ऐसे पब्लिक में मत करना, डेटा मेंबर्स प्राइवेट में लिख के आना। वैसे प्रैक्टिकल है दैट एग्जीक्यूशन से मतलब है, बट फिर भी एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो उसके बाद कुछ भी डिस्प्ले वगैरह करा देना, मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना, दैट वॉइड शो, इस तरीके से एक बाहर फंक्शन, क्लास से बाहर एक फंक्शन बनाना, उसके बाद उसके अंदर उस वाले जो मतलब आप यहाँ पे जो हम देख रहे हो ना इस तरीके से, मतलब हमने क्या बनाया था, ए और ओ भी बनाया था वहां पे, आप यहाँ पे ए और ओ बी यही लिख देना, यहीं पे लिख देना, और यहाँ पे फिर ओ बी डॉट डिस्प्ले कर देना, दैट्स इट, हो गया काम। उसके बाद क्लियर स्क्रीन बंद करना, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले फंक्शन को, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है ना, ये वाला फंक्शन जो आप बनाओगे क्लास के बाहर, उसको कॉल कर देना, दैट्स इट, हो गया, इतना ही करके आना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, देखो इसमें आर्गुमेंट पास करने को कहा था हमसे, और इसने इसके अंदर हमें कह दिया कि एक फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा हो ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ करना है। तो इसको देखते हैं फटाफट से क्या है ये। तो देखो बेसिकली देखो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ इन सब के बारे में सबको बेसिकली पता ही रहता है, तो इसी का एग्जांपल ले लिया है ताकि देखने में थोड़ा सही सा भी लगे। तो क्लास रेक्टेंगल लिए एक, और इनको प्राइवेट में डाल देना, पब्लिक में डाल दो मर्जी है, दैट मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है, क्या है ये, कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है ना, कंस्ट्रक्टर, क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम है, और उसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। उसके बाद यहाँ पे हमने इसी के भाई बंधु ले लिए इंट एल भी, जिसको देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, आ भी गए तो भरत मिलाप भी हो गया। इंट एरिया नाम का फंक्शन ले लिया है, जिसमें रिटर्न हमारा इसका एरिया होने वाला है। उसके बाद हमारा रेक्टेंगल टाइप का
क्रिएट रेक्टेंगल, इसका मतलब हम आप समझ रहे हो रेक्टेंगल टाइप का, इसका मतलब हमने क्लास टाइप का एक फंक्शन बनाया है, क्लास टाइप का। देखो यार हम क्लास टाइप का फंक्शन क्यों बना रहे हैं, सिंपल सा फंडा होता है फंक्शन रिटर्न मतलब रिटर्निंग का मैं बोलूँ तो मोटी मोटी बात, जिस टाइप को आप रिटर्न करोगे उसी टाइप का यहाँ पे होता है। अगर देखो मुझे पता है मैं बहुत ही बेकार एग्जांपल बोल रही हूँ, सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लिंक लिस्ट वाला। उसके अंदर हम जब नोट्स बनाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे हम नोट टाइप का ही यहाँ पे डेटा टाइप लेते हैं, नोट टाइप का ही लेते हैं क्योंकि हम नोट टाइप को ही रिटर्न कराते हैं। तो सेम उसी तरीके से है, आप कोई भी ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हो, करेक्टर ले सकते हो, या कुछ भी ले लो, फ्लोट ले लो, दैट हम उसी के टाइप का यहाँ पे रिटर्न टाइप बनाएंगे। तो हमने यहाँ क्लास, हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिए क्लास। ओके, क्लियर है आई थिंक इतना। उसके बाद हमने आर को रिटर्न करा दिया है और दैट यहाँ पे सिंपली बस यही सब हुआ है। इसके बाद हमने इसे प्रिंट करा दिया है, दैट्स इट, हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन को देख लेते हैं कि क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है कि हम जो क्लास में प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं ना, वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी। पर हमारा फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा है कि वो प्राइवेट को भी नहीं छोड़ रहा, वो प्राइवेट प्राइवेट मतलब उनको भी मतलब वायरल कर रहा है। तो ये फ्रेंड यहाँ पे वही काम कर रहा है, नाम भी इसलिए फ्रेंड है। तो आगे चलते हैं। क्लास बॉक्स, ओके, हमने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया है, और प्राइवेट क्योंकि ये इन्हीं के साथ होने वाली है अब यहाँ पे छेड़छाड़, तो उसके बाद है पब्लिक। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया है, इतने में कोई मतलब ना समझने वाली कोई बात नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन बना लिया है हमने, जिसमें कैलकुलेट एरिया होने वाला है बॉक्स बी का, ऑब्जेक्ट टाइप का हमने लिया है, ध्यान से देख लीजिए ऑब्जेक्ट टाइप का है। और हमने यहाँ पे बी डॉट लेंथ इंटू बी डॉट विद लिए। जैसे आपको याद हो लास्ट टाइम हमने रेक्टेंगल वाले में किया था, आप वहाँ पे सेम ऐसा भी कर सकते हैं, रिटर्न कर देना डायरेक्ट बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी कर लो। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों ही तरीके से बताया है इसके अंदर, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की वजह से, इस फ्रेंड फंक्शन की वजह से हम यहाँ पे जब चीज डाल रहे हैं तो हमारे प्राइवेट मेंबर सीधा एफिड हो रहे हैं, ये देखो। दैट्स इट, यही है इसका कंक्लूजन। फ्रेंड फंक्शन हमने जब बाहर यूज किया तो हम इसकी चीजों को यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने 5 और 3 यहाँ पे डाल दिए, ये फ्रेंड फंक्शन की वजह से हुआ। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेंड हटा के देख लेना, एक बार आप खुद ट्राई करके देख लेना, अगर आ जाए तो ऐसे एक्सपेरिमेंट टाइप, तो फिर ये एरर मार देगा, ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है नेस्टेड क्लास की, लोकल क्लास की और कांस्टेंट फंक्शन। इन सबको हम एक बार में देख लेते हैं। देखो बहुत इजी सी प्रोग्राम है, तो हम डायरेक्ट इनको करते चले जाएंगे वन बाय वन। सो नेस्टेड क्लासेस का मतलब क्या होता है, हमने क्लास ली और क्लास के अंदर एक और क्लास बना दी, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड क्लास। तो आप कोई भी एक क्लास बनाना, इजी सी बना लेना, कोई जरूरत नहीं है कि ये सब कोई, ये भी मैं ज्यादा ही कहूँगी, ज्यादा है। आप खाली यहाँ पे ए लिखना, उसके बाद यहाँ क्लास बनाना, पब्लिक ए बराबर 10 लिखना, उसके बाद एक और क्लास बनाना और क्लास बी, और उसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर देना सबको। यहाँ पे इन सब का ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे कॉलन वगैरह है, सेमी कॉलन वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से, देखो पहली वाली क्लास को तो आप एक्सेस कर लोगे आराम से, बट दूसरी क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। बस इसके अंदर यही एक मेन पॉइंट है जो याद रखने वाला है, बाकी और कोई इसके अंदर बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस कर लेना, दैट्स इट, हो गया काम, इतना ही है आपका नेस्टेड क्लास का जो सीन है। फिर हमारा लोकल क्लास। देखो हम क्लास के अंदर क्लास बना रहे हैं, ओके। ऐसा भी तो सीन हो सकता है कि हम फंक्शन के अंदर क्लास बना ले, कोई भी एक फंक्शन बनाना और फंक्शन के अंदर कुछ भी एक क्लास डिफाइन कर देना और उसके बाद उस फंक्शन को कॉल कर देना, दैट्स इट, हो गया काम, इतना ही करना है। ये रेक्टेंगल वाला ही मैंने यहाँ पे चेप दिया, मर्जी आपकी, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। आप खाली इंट ए लेना, उसके बाद उसे वॉइड डिस्प्ले कर देना पब्लिक में, उसके बाद उसे सी आउट भी कर देना उसी डिस्प्ले फंक्शन में ही, और फिर यहाँ पे जो आप वॉइड
क्रिएट जो भी आप नाम से फंक्शन बना रहे हो उसको यहाँ बुलाना और बात खत्म करना। ओके, इसके बाद है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन को फटाफट से देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको यहाँ फंक्शन के बाद कॉन्स्ट वाला एक सिस्टम लगा देना है। कॉन्स्ट यूज होता है जब हमें अपनी वैल्यूज को चेंज ना करना हो, तब यूज होता है कॉन्स्ट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने जो है अपने सर्कल का रेडियस दे दिया है, उसके बाद हमने एरिया वगैरह और ये सब रिटर्न किया है दैट कॉन्स्ट फंक्शन का यूज करके। और छोटा सा एग्जांपल है, इसको ये वाली लाइन को हटाना, एक दो लाइंस को लिखना दैट ये वाली और ये वाली दैट, बस बात खत्म। कॉन्स्ट का इतना ही है, और कॉन्स्ट कीवर्ड का इससे ज्यादा रोल भी नहीं, कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज हो रहा है, दैट्स इट। हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आ गया है डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन क्लास। तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल, उसके बाद conio.h, उसके बाद एक क्लास बनाओगे आप जिसमें int a b पब्लिक। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो उसके अंदर कुछ नहीं होता, a बराबर 10 b बराबर 20, उसके अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, दैट्स इट, इतना ही होता है उसके अंदर। उसके बाद हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नाम से ही पता चल रहा है हम पैरामीटर्स पास करने वाले हैं इसके अंदर, इंट x इंट y, कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसके बाद a बराबर x b बराबर y, जो हमारे ये होंगे ना उन्हीं को ही दैट वही करना है, इतने कोई कॉम्प्लिसिटी वाली बात नहीं है। आई थिंक समझ आ गया होगा ये, और ज़्यादा वीडियो नहीं खींचनी, शॉर्ट कंटेंट बन जाए दैट बहुत है। वॉइड आउटपुट, उसके बाद सी आउट, और a बराबर और b बराबर दैट प्रिंट कर दिए हैं। ओके, इतना कुछ ना लिखने के बाद भी, मतलब आप आपकी मर्जी है, आप सी आउट और a प्रिंट कर दो, एंड और b प्रिंट कर दो, इस तरीके से कर दो या डबल कोट्स में, ताकि ठीक लगे देखने में। उसके बाद है वॉइड मेन, उसके बाद क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल्ड कर लिया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कंडीशन है यहाँ पे सिंपली ए ओ बी जो हम करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद ओ बी डॉट आउटपुट करना, दैट्स इट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में बस इतना अंतर आ गया, हमने यहाँ ओ बी एक अलग लेना, ये वाला मत चेप देना, ओके, अलग लेना, इसका नाम ओ बी 1 लिख दिया मैंने, 50, 100, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है उसे कॉल करना और बात खत्म करना। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखो डिफॉल्ट सेम है, पैरामीटराइज सेम है, इसके अंदर एक नया आ गया है बस एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि उसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना देता है, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके अंदर देखो a बराबर ob1 डॉट a, इसके अंदर हमने जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास वाला कंसेप्ट है, वही लगाया है, इसके पास रेफरेंस आ गया है, कॉल बाय रेफरेंस भी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला ये एक नया मेंबर जो इंक्लूड हुआ है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको ऑब्जेक्ट ही पास करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है और उसको प्रिंट करा देना, दैट्स इट, हो गया काम। और देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर ने कॉपी किया पैरामीटराइज की, मर्जी है, हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर में ob1 डाला था, इसलिए आप अगर ob डालोगे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉपी कर लेगा, नाम ही कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसका। आगे चलते हैं हम। उसके बाद है डिस्ट्रक्टर। देखो डिस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम में कॉल होता है, अगर हमें दिखाना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया मैंने काउंट नाम का 0, उसके बाद पब्लिक एक क्लास बनाई है, कंस्ट्रक्टर बना दिया है जिसमें मैं देख सकती हूँ कि मेरा कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल हो रहा है। उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये टिल्ड वाला साइन होता है ना, ओके, 1 के साइड में मिल जाएगा टिल्ड वाला साइन, कभी किसी को पता ना हो कि कहाँ मिलता है ये, कीबोर्ड में ढूंढते रहे हो तो टिल्ड वाला साइन की 1 के साइड में होगा। और उसके बाद सी आउट, और उसके बाद डिस्ट्रक्टर सी आउट, और यहाँ पे सी आउट माइनस माइनस कर दिया है। उसके बाद आप बस यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट इस तरीके से कॉल किए, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है काउंट 1 हो जाता है, दूसरा होता है काउंट 2 हो जाता है, तीसरा होता है काउंट 3 हो जाता है, चौथे पे काउंट 4, और उसके बाद पांचवे वाले पे काउंट 5, और सबसे लास्ट में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो हमें लास्ट वाली वैल्यू दिखाता है, दैट्स इट, हो गया, इतना ही है इसका लॉजिक, और इससे ज्यादा इसमें कुछ ही नहीं है। आगे आते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस में। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब देखो, सिंगल इनहेरिटेंस इसको हम मतलब पूरे इनहेरिटेंस को ना हम एक काम करते हैं, एक चार्ट से समझ लेते हैं, दैट इजी पड़ेगा। सो सिंगल इनहेरिटेंस इज दैट, जो सिंगल एक मतलब ये जो पहला वाला होता है दैट इज पेरेंट क्लास,
और इसको हम कह सकते हैं बेस क्लास भी। और सेकंड ये जो हम जिसमें इनहेरिट होते हैं, सेकंड वगैरह नहीं, सेकंड जिसमें इनहेरिट होते हैं दैट इज डिराइव्ड क्लास, और इसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो सिंगल इंस्टेंस मतलब सिर्फ एक क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है, दैट इनहेरिट वो होती है, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। एंड मल्टी लेवल नाम से ही पता चल रहा है दैट लेवल वाइज होता है, पहले ए का बी में देन बी का सी में, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत सारी बेस क्लास होती है, वो एक ही चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होते हैं, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। और उसके बाद है हिरारिकल इनहेरिटेंस। उसके अंदर क्या होता है कि एक क्लास होती है हमारी, उसके चाइल्ड होते हैं, देन उसकी भी क्लास हो सकती है, उसकी भी क्लास हो सकती है, देन फिर वो सब मिक्स भी हो सकती है, दैट इज हिरारिकल। मतलब एक हिरारिक बनती है क्लासेस की। और दैट इज मतलब बहुत बेस क्लास की भी बेस क्लास, बेस क्लास की भी बेस क्लास, देन उनकी ड्राइव क्लास, देन वो एक दूसरे की बेस क्लास और ड्राइव क्लास होती है, दैट इज हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो इनके प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट से। सो सिंगल इनहेरिटेंस में जैसे कि मैंने कहा था एक क्लास बना देना है, आप ये दैट आप बना दोगे आराम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरिएबल लेना, एक फंक्शन बना देना, दैट्स इट। फिर बी क्लास बनाओगे, फिर कॉलन लगाना, देन पब्लिक ए कर देना। उसके बाद बी क्लास भी आप सेम डिफाइन कर देना, बस थोड़े नाम चेंज कर देना, बस दैट्स इट। फिर वॉइड मेन क्लियर स्किन, और फिर जब सबसे लास्ट पे इनहेरिट करो, ये मतलब ध्यान से सुना, जो सबसे लास्ट में इनहेरिट करो दैट उसका ऑब्जेक्ट बनाना, और उस ऑब्जेक्ट से जो भी आपने उसके अंदर फंक्शंस वगैरह बनाए हैं, फंक्शन आप जो बनाओगे क्लास ए में, या फिर जो भी आपकी पेरेंट क्लास होगी ना, उनके उन चीजों को कॉल कर देना है, दैट्स इट। इतना ही काम करना है सिंगल इंस्टेंस में। उसके बाद है मल्टी लेवल इंस्टेंस। जैसे कि मैंने कहा था कि ए वाली एक क्लास बनाना, उसको बी में, फिर यहाँ पे देखो बी में इनहेरिट हो गया है, देन फिर बी को सी में इनहेरिट हो गया, जैसे कि मैंने बताया था ए फिर बी में गया, फिर बी का सी में गया, दैट इज वही है ये। और सबसे लास्ट वाले का जो मैं कह रही थी कि सबसे लास्ट वाले जो इनहेरिट हो उसी का ऑब्जेक्ट बनाना, और फिर उसी से तीनों को कॉल करना, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद है मल्टीपल, जिसके अंदर बेस क्लास हमारी होंगी बहुत सारी, और एक बेचारी होगी ड्राइव क्लास, चाइल्ड क्लास। तो दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, और सबसे लास्ट वाले का कॉल करना है, और फिर इन दोनों बाकी की जो अदर क्लासेस होंगी फंक्शंस को कॉल करते हैं ना, दैट्स इट। हिरारिकल इनहेरिटेंस में जैसे कि मैंने कहा था एक बेस क्लास होगी, फिर उसकी सब बेसिस क्लास होगी, फिर उसकी डिराइव क्लास होंगी, दैट उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी डिराइव्ड क्लासेस के इन सब के फंक्शन बनाने, और इन सबसे उसकी सबसे ऊपर वाली बेस क्लास वाले फंक्शंस को कॉल कर देना, दैट इज बस इतना ही करना है। और उसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, एक हमने क्लास बना ली है, फिर बी को ए में कर दिया, और फिर सी को ए में कर दिया है, और डी को बी और सी दोनों में कर दिया है। यहाँ पे वी को वर्चुअल हमने बना दिया है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया क्लास, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसने हमसे कोई कंडीशन पर्टिकुलर बोली नहीं, जैसे हमारी मर्जी होगी हम वैसे कर सकते हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे, जैसे समझ आए वैसे करके आना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद शो को सबसे पहले वालों को कॉल कर दिया, दैट्स इट, बात खत्म। इतना ही करके आना है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोचना कि क्या होगा कैसे होगा, जितना पूछा उतना करना, दैट्स इट। उसके बाद आ गया हमारा राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड यूनिटरी माइनस ऑपरेटर। हम माइनस, हमारा माइनस ऑपरेटर है, उसको ओवरलोड करना है। ओवरलोड मतलब उसका बिहेवियर जो है वो चेंज करना है। तो सिंपली यहाँ पे हेडर फाइल्स लगाई है मैंने। उसके बाद क्लास ए है, उसके बाद इंट एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स ले लिए, उसके बाद इनपुट कर दिया है इन सबको, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक्स बराबर ए बी, वाई बराबर बी, जेड बराबर सी। उसके बाद इनका आउटपुट इस तरीके से दिखा दिया है। और माइनस के अंदर सिंपली हमने क्या किया, बस यहाँ पे वॉइड ऑपरेटर नाम का यहाँ पे कीवर्ड आ गया है, ऑपरेटर, ओके, ध्यान रखना ऑपरेटर। उसके बाद माइनस लिखा है क्योंकि माइनस का बोला है इसने। उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे x बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर माइनस वाई, और z बराबर माइनस वाई, दैट्स इट। इतना काम करना है। इसके अंदर एडिशनल क्या है हमारा, ऑपरेटर वाला, बस एडिशनल यही था, यही याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ए बी इनपुट और ए ओ बी आउटपुट, इतना आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे माइनस के ओ बी, माइनस के ओबी करना है, माइनस ओबी हमने क्योंकि माइनस ऑपरेटर यूज किया है इसके अंदर, माइनस ओबी, फिर ओबी डॉट आउटपुट करना, दैट्स इट। इतना ही करके आना है और आपका ओवरलोड हो जाएगा, बस इतने में बात खत्म। फिर है ओवरलोड बाइनरी प्लस ऑपरेटर टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं सजेस्ट करूंगी ये आए आप छोड़ देना, देखो फालतू में ये थोड़ा सा पड़ जाता है कॉम्प्लेक्स, बट फिर भी अगर मतलब आ जाए ना तो उसे जरा स्किप मार देना, छोड़ देना। मतलब चॉइस मिल जाती है ना वहाँ पे, जब चूज कर रहे होते हैं तो
दैट इज बेटर, बट मैं अगर ले भी लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आराम से, बस थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा इस पे। क्लास कॉम्प्लेक्स नाम का, इसने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि इसने खुद ही बोला है, खुद बोला है देखो कॉम्प्लेक्स, ओके, तो गलती नहीं है हमारी, दैट इसने खुद कॉम्प्लेक्स बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। कॉम्प्लेक्स नाम का कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज हुआ है, बस नाम कॉम्प्लेक्स लग रहा है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ फ्रेंड फंक्शन कर लिया है हमने यूज, एक और तरीके से भी होता है, वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगी विद अवर्स पे, दैट आप आराम से पढ़ सकते हैं इसे, और कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है। इसी तरीके से आपको बना के आना है अगर आ भी जाए तो। उसके बाद है हमारा बाइनरी प्लस ऑपरेटर टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कॉन्केनेट करने का प्लस ऑपरेटर से यूज करके करना है। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो थोड़े हार्ड पड़ेंगे, मैं सजेस्ट करूँगी ताकि आप स्किप ही करना। बाकी अगर आपको करना हो तो आप इस पीडीएफ में से आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मतलब आपको कुछ नहीं करना है, क्लास बनानी है, उसके बाद इस तरीके से स्ट्रिंग को इनपुट कर, मतलब आप इनपुट नहीं करा रहे, इतनी मतलब फालतू की चीज़ें क्यों पालनी, डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दी है हेलो वी आर फ्रॉम कोडर कम्युनिटी वेलकम टू वेदावर्स, तो इस तरीके से आप कुछ भी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद है इलिस्ट्रेट वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन के ऊपर बताना है। अभी अभी हम पढ़ के आए ऊपर हाइब्रिड में वर्चुअल फंक्शन के लिए, तो दैट उसी की बहन है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या हो जाता है कि वर्चुअल जो भी हम अपना फंक्शन वो बना रहे हैं ना, उसको जीरो कर देते हैं, दैट्स इट, दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। वो सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास में होता है, मेन बात। उसके बाद है दिस पॉइंटर, तो दिस पॉइंटर बेसिकली देखो, हम ऊपर आपने देखा होगा कि हम जब भी ऑब्जेक्ट रिटर्न वाले काम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट पासिंग वाले काम कर रहे थे, तो वहां पे हम इस तरीके से बी डॉट रेडियस, बी डॉट विद, इस तरीके से कुछ लिख रहे थे, उसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं दिस। ये एग्जाम्पल आपको बेकार से लग रहा हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि आप उन चीज़ों को, मतलब आपको वो प्रोग्राम समझ आ गए, मे बी मुझे लगता है आ गए होंगे, तो उनकी जगह उठा के बस ये दिस पॉइंटर को रख देना, दिस, इस तरीके से, दैट्स इट, बात एक ही होगी और बस आपका हो जाएगा इतने में। तो आगे चलते हैं, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में एक इजी सा आप बस बना के आ जाना यार। देखो यहाँ पे टी टेम्पलेट एक वो होता है, मतलब एक टी का इस तरीके से हम यूज करके ना किसी भी तरीके की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जेनरिक होता है, हम इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, जिस भी टाइप का चाहो, और फिर टेम्पलेट यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में कि हमें किस टाइप का चाहिए। अगर यहाँ पे हम कैर लिख देते तो कैरेक्टर टाइप का कर पाते, फ्लोट लिख देते तो फ्लोट टाइप का कर पाते, तो हमारी मर्जी है। दैट इज टेम्पलेट का यही काम होता है और कुछ नहीं होता। और उसके बाद है टेम्पलेट फंक्शन, इसके अंदर सिंपली मैंने ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन वाला बना दिया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक 10 20 इंटीजर टाइप का भी ले लिया, फ्लोट टाइप का ले लिया, एक डबल टाइप का ले लिया, मैंने अलग अलग टाइप का लिया, कुछ भी हो सकते थे यहाँ पे, कैरेक्टर टाइप का हो सकता था या फिर कुछ और शॉर्ट इंट हो सकता था। तो वही यहाँ पे टेम्पलेट है, क्योंकि मैंने, ये जेनरिक है, दैट जेनरिक है, ये सब पे काम करेगा। तो एक चीज, एक फंक्शन ऐसा कोई कुछ इस तरीके की, मतलब टेम्पलेट का यूज करने के बाद हम उसे किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं किसी भी डेटा टाइप में, दैट इज टेम्पलेट। उसके बाद हमारा आता है गेट और पुट फंक्शन। गेट और पुट में देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, उसके बाद आपको कैरेक्टर सी एच लेना, उसके बाद यहाँ पे एंटर अ कैरेक्टर करना, सी एच बराबर सी इन डॉट गेट, सी इन डॉट गेट, याद रखना सी इन डॉट गेट। देखो 2 लाइन का कोड है, इसे याद रखना है बस, अगर ये आए 2 लाइन का कोड लिखना है, एग्जीक्यूट करना आ जाएगा, सिंपल बात खत्म हो जाएगी। सी आउट डॉट पुट और फिर सी एच कर देना, इसे अंदर डाल देना, दैट्स इट, इतना ही करना है। और उसके बाद आता है फाइल एंड रीड इट्स कंटेंट वाला प्रोग्राम। तो इसके अंदर fstream.h एक हेडर फाइल लगा ली है और ऐसी सेम बना के भी आनी है आपको। fstream फाइल, देखो हाँ, इसने हमसे बोला है कि फाइल को ओपन करना है एंड रीड इट्स कंटेंट, उसके कंटेंट को रीड करके दिखाना है, दैट्स इट, इसने हमसे इतना ही बोला है, तो हम इतना ही करेंगे, हम इससे ज्यादा करेंगे भी नहीं। तो फाइल डॉट ओपन, ये फाइल डॉट ओपन इस तरीके से लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम लिख देना। देखो कोई हमें कुछ करना तो है नहीं, इसने हमसे बस प्रोग्राम की बोली, हम कोड करके दे देंगे, दैट्स इट, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करने वाले। इसका तो आउटपुट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि फाइल्स के ऊपर काम हो रहा है डायरेक्ट। इफ ये इक्वल टू नॉट का साइन है, फाइल अनेबल टू ओपन फाइल, इसका मतलब फाइल ओपन नहीं हुई, हमें आ जाएगा हमारे आउटपुट स्ट्रीम पे। और उसके बाद यहाँ पे वाइल, अगर हमारी इस फाइल में कुछ लिखा होगा तो वो हमें रीड करके दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो दैट्स इट। उसके बाद फाइल डॉट क्लोज कर देना एंड दैट्स इट। और आपकी इस तरीके से पूरी हूप्स कवर हो चुकी है। तो देखो, जितना पूछा गया है पेपर में उतना करके आना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। मतलब यार देखो, जिसको ज़्यादा आता है वो कर सकता है, दैट्स गुड। जिसको समझना है वो बस थोड़ा करके आना, जितना पूछा है पूरा उसके ऊपर एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। और बस इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें उनको ध्यान रखना है। और बाकी ये आपकी ये जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम टर्बो C++ की PDF है वो आपको मिल ही जाएगी। और दैट्स इट। तो फिर ऑल द बेस्ट आप सभी को प्रैक्टिकल के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई डाउट हो तो बताना, फिर उसका भी इलाज किया जाएगा।